चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 10th क्लास इंग्लिश बुक के सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोलिहालाला Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary, political leader and philanthropist who served as president of South Africa from 1994 to 1999. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक एंटी अपार्थाइड रिवॉल्यूशनरी थे, एक पॉलिटिकल लीडर थे और एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने इस देश के प्रेसिडेंट के रूप में 1994 से 1999 तक देश की बागडोर संभाली। He was the country's first black head of state and the first elected in fully representative democratic election. वह इस देश के पहले अश्वेत राष्ट्र प्रमुख बने और अफ्रीका में होने वाले फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पहले निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख थे। ये निर्वाचित मतलब लोगों के द्वारा चुने गए, इलेक्टेड। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी को हुआ था मवेजो, साउथ अफ्रीका में, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 2013 को। इन्होंने 4 शादियां की थी। इनकी सबसे पहली पत्नी का नाम था एवलिन मेस। 1944 में इनकी शादी एवलिन मेस से हुई और यह 14 सालों तक शादी चली। 1958 में ये दोनों सेपरेट हो गए। फिर 1958 में इन्होंने दूसरी शादी की विनी मंडेला से और यह शादी 1996 तक चली। 2 साल तक सिंगल रहने के बाद फिर उन्होंने आखिरी शादी की अपने जीवन की ग्रेस मैसल 1998 में, और ग्रेस मैसल से इनकी शादी इनके मृत्यु 2013 ईस्वी तक चली। इनके बच्चों के नाम है जिस्वा मंडेला और जेनानी मंडेला। ये इनको 2 प्रमुख पुरस्कार दिए गए, नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न पुरस्कार। आप जब अपने बुक पढ़ेंगे तो यहाँ 4 सवाल आपके लिए डाले गए हैं, जिनमें पहला है कि क्या आपने पहले कभी कोई बायोग्राफी पढ़ा है? हैव यू एवर रेड एनी ऑटोबायोग्राफी? क्या आपने पहले कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ा है? आप पूछेंगे सर ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? तो ऑटोबायोग्राफी एक ऐसा बुक है जिसमें राइटर अपने पूरे जीवन की कहानी खुद ही लिखता है, और जब किसी आदमी के जीवन की कहानी कोई और लिख दे तो उसे ऑटोबायोग्राफी नहीं बल्कि बायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉवेल एंड स्टोरी? एक ऑटोबायोग्राफी किसी नॉवेल और स्टोरी से कैसे डिफरेंट होता है? पहला डिफरेंस तो यह है, और जो सबसे बड़ा डिफरेंस पहला क्या, यही डिफरेंस है कि ऑटोबायोग्राफी में किसी के जीवन की सच्ची कहानी होती है, जबकि नॉवेल एंड स्टोरी में सच्ची कहानी भी हो सकती है और इमेजिनरी स्टोरी भी हो सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? तो बायोग्राफी में किसी के जीवन की कहानी वो आदमी खुद नहीं लिखता है बल्कि कोई और लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी में राइटर अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। ठीक है। राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 10 पॉपुलर ऑटोबायोग्राफीज। ये सवाल का जवाब आपको कमेंट्स में खुद से लिखकर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट साउथ अफ्रीका? आप साउथ अफ्रीका के बारे में क्या जानते हैं? तो चलिए कुछ चीजें जान लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। द कंट्री हैज 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। साउथ अफ्रीका के संविधान के अनुसार वहां 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एंड मेनी मोर अनऑफिशियल वंस, और बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनको ऑफिशियली मान्यता संविधान में तो नहीं दी गई है साउथ अफ्रीका की, लेकिन वहां के लोग बहुत सारे दूसरे भाषाएं बोलते हैं। दिस कलरफुल मिक्स ऑफ ए कल्चर गिव्स साउथ अफ्रीका इट्स निकनेम रेनबो नेशन। और साउथ अफ्रीका का कल्चर पूरी तरह से एक मिक्स कल्चर है, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, इसीलिए दुनिया में इसे रेनबो नेशन के नाम से भी जाना जाता है। साउथ अफ्रीका हैज बीन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक since holding its first truly open election on 27th of April 1994। 27 अप्रैल 1994 ईस्वी को साउथ अफ्रीका में पहला ट्रूली ओपन इलेक्शन हुआ था, और तब से लेकर के साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है।
In 1806, wars in Europe left the British in control of the Cape Town colony. ठीक है, 1806 ईस्वी में यूरोप में एक वॉर हुआ जिसके बाद से ब्रिटिश लोगों के कब्जे में केप टाउन कॉलोनी आ गया. In 1910, the British united 4 colonies in the region and created South Africa. और इस 1910 ईस्वी में अंग्रेजों ने वहां 4 कॉलोनीज अपने बनाए थे, चारों को यूनाइट कर दिया और उसका नाम रख दिया साउथ अफ्रीका. They established laws that separated whites from black South Africans, a practice of segregation called apartheid, which led to decades of conflict. अंग्रेजों ने वहां इस तरह से कानून बनाए जिसके कारण गोरे लोग और काले लोगों में काफी भेदभाव होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, और इसके कारण वहां कई दशकों तक गोरे और कालों के बीच संघर्ष चलता रहा, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा. व्हाट वाज द ओकेजन? किस ओकेजन पर यहां पर ये मंडेला साहब ने ये बातें कही जो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं. तो द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका विच टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. इस चैप्टर में जो बातें आप पढ़ रहे हैं वो मिस्टर नेल्सन मंडेला के द्वारा उनके स्पीच में कही गई थी. और ओकेजन क्या था? तो गवर्नमेंट का शपथ ग्रहण था, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट का साउथ अफ्रीका में. और ये गवर्नमेंट का इलेक्शन इलेक्ट किया गया था, जो फर्स्ट ओपन इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका में उसमें. और ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा था ये साउथ अफ्रीका की यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर में हो रहा था जो प्रेटोरिया में है. इसमें 140 कंट्रीज से, विश्व के 140 कंट्रीज से पॉलिटिशियंस पहुंचे थे, डिग्निटरीज पहुंचे थे पार्टिसिपेट करने के लिए. रेनबो गैदरिंग क्यों कहा गया है? द इनॉग्रेशन डे वॉज इंडीड अ साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग of different color and religion as people of all races, caste, color, national and international had come together to celebrate the glory of democratic elections. पूरे विश्व से अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति, कास्ट, कलर और अलग अलग नेशनलिटी के लोग वहां पहुंचे थे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के ग्लोरी को सेलिब्रेट करने के लिए. A day when everyone will be treated with liberty and equality. एक ऐसा दिन था जहां कलर, स्किन कलर, रिलीजन, रेस, कास्ट, नेशनलिटी, इन सब से बियॉन्ड जाके सबको लिबर्टी दिया गया था और सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा था. इसीलिए इस गैदरिंग को रेनबो गैदरिंग भी कहा गया. अब नेल्सन मंडेला ने अपने सरकार के उद्घाटन के दिन, इनॉग्रल डे में, मतलब अपने पहले स्पीच में प्रेसिडेंट के रूप में, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किए जाने के बाद अपने पहले स्पीच में उन्होंने जो जो बातें कही थी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट ये है जो आपको जानना चाहिए जो उन्होंने कही थी. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. दक्षिण अफ्रीका ने एक बहुत लंबे समय तक एक ऐसा एक्सपीरियंस पाया है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, और उसके बाद ये दिन देखने को मिले हैं एक ऐसा समाज बन के आया है जिसके ऊपर पूरे ह्यूमैनिटी गर्व करेगा. सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. उन्होंने कहा कि हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग अपने देश के लोगों को जो लगातार वो बंधन में बंधे हैं, किन चीजों के बंधन में बंधे हैं? गरीबी के बंधन में बंधे हैं, निर्धनता के बंधन में बंधे हैं, दुखों के बंधन में बंधे हैं, जेंडर और दूसरी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के बंधन में बंधे हैं. उन सब को इन बंधनों से मुक्त कराएंगे, आजाद कराएंगे. फिर उन्होंने कहा, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट.
उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है कि सूरज कभी इसका डूबेगा नहीं, मतलब इस अचीवमेंट को हम लोग कभी भी गंवाएंगे नहीं। Why were two national anthems sung in South Africa? आजादी के इस सच्ची आजादी के इस पावन अवसर पर साउथ अफ्रीका में दो तरह के नेशनल एंथम अपनाए गए। तो दो तरह के नेशनल एंथम क्यों अपनाए गए? On the day of the inauguration, two national anthems were sung, one by the whites and the other by the blacks. This symbolized that equality of blacks and whites. दो तरह के गाने, राष्ट्रगान गाए गए, एंथम्स गाए गए, एक ब्लैक लोगों के द्वारा, एक व्हाइट लोगों के द्वारा। ये ब्लैक और व्हाइट दोनों के बीच इक्वलिटी को दर्शाता है कि जितना राइट्स एंड फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस व्हाइट्स को है, वही सारे राइट्स ब्लैक्स को भी है। व्हाइट्स के द्वारा गाया गया नकोसी सिकेलेल इफ्रिका और ब्लैक्स लोगों के द्वारा गाया गया डाई स्टेन, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना था। वो आप बोलेंगे अपार्थाइड क्या होता है? तो अपार्थाइड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन दैट एग्जिस्टेड इन साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका फ्रॉम 1948 until the early 1990. अपार्थाइड एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन सिस्टम था। अब इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन सिस्टम क्या होता है, इसको समझिए। रेशियल सेग्रीगेशन सिस्टम का मतलब होता है कि रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना। और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये चीज प्रमोट किया जा रहा है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट किया जा रहा है कानून बना के। ठीक है, तो अपार्थाइड एक सरकारी नीति थी जिसके द्वारा गोरे और कालों के बीच में दक्षिण अफ्रीका में काफी भेदभाव किया जा रहा था। और यह 1948 से लेकर के 1990 तक दक्षिण अफ्रीका में चलता रहा। इट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और इसी चीज को आधार बना के दक्षिण अफ्रीका में ऐसा माहौल बना जो मानवता के इतिहास में सबसे कठोर, सबसे क्रूर बात रही है। अब देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट आया नेल्सन मंडेला के स्पीच में, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। उन्होंने कहा कि जिस तरह का कैरेक्टर दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने दिखाया है, जिस तरह की दृढ़ संकल्प, जिस तरह का विश्वास दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने दिखाया है, ऐसा व्यक्तित्व बनने के लिए, ऐसा कैरेक्टर बनने के लिए इतने ही गहरे अत्याचारों की जरूरत थी। मतलब कि ये ऑपरेशन जो रंग भेद के कारण, कलर स्किन डिस्क्रिमिनेशन के कारण हम लोगों के साथ किया गया, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों के साथ किया गया, आप इसको मत समझिए कि ये बुरा था। इस बुराई के कारण ही इतनी बड़ी अच्छाई आई कि ये पूरा देश एकजुट होकर आज गोरे और कालों के बीच भेदभाव भूलकर सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर को एग्जिबिट कर रहा है। Nelson Mandela illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle. उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रेट कैरेक्टर्स हमारे देश में बने, ठीक है, ये इस बुरे दौर की देन है। और ऐसा कह करके उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इन हीरोज के बारे में बताया कि जिनके सैक्रिफाइस के बिना आज देश इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता था। ओलिवर टॉम्बो, वॉल्टर सिसोलू, चीफ लुथरू, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट, मिस्टर रॉबर्ट, थोड़ा नाम यहां ब्लड है, आप देख लेंगे, आपके बुक में भी ये तस्वीर दी गई है। नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में करेज को डिफाइन किया। अब यहां क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के हिसाब से करेज का क्या मतलब होता है? करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट।
द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्वर्स दैट फियर। उन्होंने कहा कि करेज का मतलब नहीं होता है कि डर लगे ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि जब हम डर लगे हमें तो हम अपने डर पर विजय प्राप्त करें। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता ही नहीं है, बहादुर आदमी वह है जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। नेल्सन मंडेला के हिसाब से करेज का यही परिभाषा है। उन्होंने बताया कि मानव जाति जन्म से सिर्फ प्यार करना जानती है, नफरत करना हम लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है। उन्होंने कहा नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म से हमारे दिमाग में, हमारे दिल में किसी के धर्म, किसी के स्किन कलर या किसी के इकोनॉमिक कंडीशन के कारण हम लोगों के मन में किसी के लिए नफरत होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। हम लोग नफरत करना इस दुनिया में आकर सीखते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव। और जिन लोगों को नफरत सिखाया जाता है उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि प्यार हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ज्यादा नेचुरल चीज है नफरत की बनिस्बत। इसलिए प्यार सिखाना ज्यादा आसान है। हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को किसी के स्किन कलर के कारण, उसके बैकग्राउंड के कारण, उसके रिलीजन के कारण नफरत करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि प्यार करना सिखाएंगे। प्यार करना सीखना और सिखाना ज्यादा आसान है। उन्होंने अपने स्पीच में ट्विन ऑब्लिगेशन की बात करी, दोहरी जिम्मेवारियों की बात करी, दोहरे कर्तव्य की बात करी। ये ट्विन ऑब्लिगेशन क्या होता है? मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स फैमिली, पेरेंट्स, wife and children. The second obligation is to work for his people, community and the nation. मंडेला ने कहा कि हम लोगों की जो दो तरह की जिम्मेवारियां हैं, उसमें पहली जिम्मेवारी हमारे फैमिली की तरफ है, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन की तरफ है, और सेकेंड ऑब्लिगेशन हमारे लोगों की तरफ है, हमारी कम्युनिटी और हमारे राष्ट्र की तरफ हमारा है। दोनों कर्तव्यों को हम लोगों को साथ में लेके चलना है। उन्होंने फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग भी बताई, फ्रीडम का डेफिनेशन भी बताया कि हमें फ्रीडम से क्या समझना चाहिए। उन्होंने कहा एज ए चाइल्ड मंडेला डिडंट हंगर फॉर लिबर्टी बिकॉज ही थॉट ही वाज बोर्न फ्री। उन्होंने कहा कि जब मैं बच्चा था तब मुझे लिबर्टी की बात समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको लगता था मैं तो आजाद ही जन्म लिया हूं। He believed he was free in any way as long as he obeyed his father and abided by his tribe's customs. उनको लगता था कि जब तक मुझे अपने पिता का कहना मानना है, मैं मान रहा हूं, और जब तक मैं अपने कम्युनिटी के तौर तरीके को अपनाकर चल रहा हूं, तब तक मैं आजाद हूं। As an adolescent, he had certain needs, and as a young man, he had other needs. जब वो बड़े हुए थोड़े किशोरावस्था में तो उनकी दूसरी जरूरतें हुई, जब युवा हुए तब उनकी जरूरतें और बदली। Gradually, he discovered during his boyhood that he was selfish. तब धीरे धीरे उनको अपने बचपने में यह एहसास हो गया कि आजादी के बारे में बस इतना सोचना कि मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मैं अपने पिता का कहना मान रहा हूं, मैं अपने कम्युनिटी के तौर तरीकों के हिसाब से चल रहा हूं, ये उनकी सेल्फिश सोच थी। He gradually understands that it is not just his freedom that is being curtailed, but the emancipation of all blacks. जब उनको एहसास हुआ कि उनके इस तरह से जीने को आजादी नहीं कहते हैं, बल्कि जो आजादी है ये कम्युनिटी के रूप में काले लोगों के, अश्वेत लोगों के ऊपर थोपा गया है, ठीक है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा के, तब उनको समझ में आया कि आजादी किसको कहा जाता है। उन्होंने अपने स्पीच में कहा द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। उन्होंने कहा था कि हम लोगों की आजादी इतना बड़ा ह्यूमन अचीवमेंट है कि इसका सूर्य हम कभी अस्त नहीं होने देंगे, मतलब हम इस आजादी को कभी खोएंगे नहीं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता कायम रहे और भगवान अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहे। थैंक यू वेरी मच।